नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, निहारिका के साथ मैं हूं प्रज्ञा और स्वागत करते हैं हम आपका हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। लीजिए एक नया अंक और इस नए अंक को लेकर हम दोनों आपके साथ हैं। वेस्ट वाली गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम बिहार बिहान में। और पता है मैं आपसे क्या कहने वाली हूँ? मैं कहूँगी न हारना ज़रूरी है, न जीतना ज़रूरी है, जीवन एक खेल है, बस खेलना ज़रूरी है। होता कुछ यूँ है कि जब हम अपने जीवन रूपी इस खेल में बिना हार जीत की उम्मीद किए हुए अगर जीवन में अपनी पारी को खेलते हैं ना, तो उस जीवन का आनंद ही कुछ अलग होता है। आनंद इसलिए अलग होता है कि हमें कोई अपेक्षा ही नहीं रहती, किसी हार जीत की हम परवाह ही नहीं करते और तब हम जीवन रूपी इस खेल का आनंद ले पाते हैं। जीवन के रूपी इस खेल की बात करते हुए अब मैं बातें करूंगी खेल की। खेल जिसका संबंध हमारे जीवन से बहुत गहरा है। बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं खेल के, जिसे अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, खेलों से अपना रिश्ता बनाते हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे भी मिलने वाले हैं। तो विस्तार से आज के कार्यक्रम में हम खेल से संबंधित बातें करेंगे और आज हमारे साथ होंगे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक, यानी जानकारी खेलों से संबंधित बहुत सारी आज कार्यक्रम में आपको मिलने वाली है। पर फिलहाल बातें करेंगे जीवन की और उन सारे अनमोल वचनों की जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को एक सही आकार दे सकते हैं, है ना प्रज्ञा? बिल्कुल बिल्कुल निहारिका, वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, क्या बात है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी कथन के साथ जो आज हमारा पहला सेगमेंट है उसका हम आगाज करते हैं और देखते हैं आज का अनमोल वचन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। आपको बताऊं कि हमारे आज के मेहमान हैं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक श्री रविंद्रन शंकरन जी। आप 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। तो चलिए हमारे साथ स्वागत करिए हमारे आज के विशेष मेहमान श्री रविंद्रन शंकरन जी का। बेहद अभिनंदन सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार बिहान में। सर पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स एक बहुत छोटा सा शब्द है, बट इसके जो डायमेंशन है वो बहुत वाइड रेंज में होते हैं। अगर स्वास्थ्य से लेकर संस्कृति तक की बात की जाए तो स्पोर्ट्स का एक अहम वो भूमिका निभाता है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल सही कहे हैं और सही पूछे हैं कि स्पोर्ट्स एक ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। आप जैसे कहें कि स्पोर्ट्स एक छोटा शब्द नहीं है, इट हैज़ अ वाइड पर्सपेक्टिव। तो फॉर एग्जांपल हम ये उदाहरण के रूप में कहना चाहूँगा कि जब भी एक आदमी गलती करता है तो वो हमेशा उसकी गलती का दोष ठहराते हैं दूसरे पर, उनकी चलते ये गलती हुई है दूसरे पर ठहराते हैं। लेकिन खिलाड़ी आप देखिएगा जो भी खेल में हैं, वो यदि हार जाते हैं वो दूसरे टीम पर वो अपना गलती नहीं बोलता, वो खुद बोलता है मैंने अच्छा नहीं खेला, मेरे टीम ने अच्छा नहीं खेला, मैंने पास नहीं किया, मैंने गोल नहीं किया। तो खुद अपना गलती महसूस करते हैं, दूसरे पर नहीं ठहराते हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग लर्निंग पॉइंट। ये सब चीज़ आप स्कूल में मॉरल सब्जेक्ट्स पढ़ा नहीं सकते हैं। खेल में आप इस तरह का छोटी छोटी बातें, मतलब जब भी आप गलती करते हैं तो आप स्वयं अपने सोच लीजिए अपने अंदर कि इस गलती का कारण खुद आप हैं या कोई और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। तो ये स्पोर्ट्स से आपको पढ़ने को मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हार या जीत दोनों को बराबर देखने का ये क्षमता है, वो स्पोर्ट्स में ही मिलता है। ज़िंदगी में यदि हम किसी भी चीज़ में हार जाते हैं, हम बहुत दुखी होकर बैठ जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मैं डिप्रेशन में चला गया, ये चला गया, वो चला गया। लेकिन मेरा खिलाड़ी को देख लीजिए, वो ये हारने के बाद वो बोलता है कि सर हम अगले बार जीत के दिखाएंगे। तो एक बहुत सारा आजकल आप देखेंगे तो सोशल मीडिया में या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में रोज गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ अच्छे अच्छे कोट्स लोग डालते हैं। उसमें एक लगातार ये कोट हमको देखने को मिलता है कि जब भी आप गिरते हैं, जो भी गिरते हैं, जो उठ जाते हैं गिरने के बाद वो जीत जाते हैं। ये कोटेबल कोट्स में आता है। लेकिन हमारे खिलाड़ी ये सब पढ़ते उड़ते नहीं है, ये सब कोट वो खुद करते हैं। अब खिलाड़ी खेलते खेलते गिर जाता है, दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, वो उठ के भाग के जीत भी जाता है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली खेल से आप
कर सकते हैं। तो इसको आप धीरे धीरे आप स्पोर्ट्स के माध्यम से अपना ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उसमें टीम के साथ खेलने का जो टीम बिल्डिंग और एक नेतृत्व, एक टीम को नेतृत्व करने का जो क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी और जात पात मजहब ये सब नहीं देखते हैं खेल में, सब एक साथ मिलकर खेलते हैं। तो ये सब चीज़ें यू नो स्पोर्ट्स ओनली कैन टीच यू। खेल ही आपको एक अच्छे इंसान भी बना सकते हैं। बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जिसे हम खेलते खेलते अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कुछ सीख रहे हैं खेल के माध्यम से, और वो खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाता है, वो गुण आ जाता है जो हमारे जीवन को एक सही स्वरूप दे सकता है। ख़ास करके जो आपने ये जवाब दिया वो और भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि आप जुड़े रहे हैं खेल के साथ। आपके परिवार में भी खेल काफ़ी प्रमुख रहा, अपने विद्यार्थी जीवन में भी आपने खेलों के साथ ही अपनी पढ़ाई भी करी है, और साथ ही फ़िलहाल अगर मैं आपके पद की बात करूं तो आप महानिदेशक हैं और आप बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में बहुत सारे इनिशिएटिव्स के साथ काम कर रहे हैं। अब आऊँगी उस सवाल पर कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण किस तरह के नए इनिशिएटिव ले रहा है, क्योंकि जो मुख्य लक्ष्य है वो ये कि जो हमारा ये प्रांत है और वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उन्हें हम आगे ला सके, उनकी प्रतिभा को निखार सके। क्या नए इनिशिएटिव हैं आपके? हाँ जी, पिछले 1-1.5 साल से इस पर हम लोगों ने काम किया है, प्रतिभा खोज का कार्यक्रम। इसमें से बहुत सारे खिलाड़ियों को हम लोग प्रतिभा खोज के माध्यम से निकाले हैं, और इस प्रतिभा खोज के लिए हम लोग देश विदेश का जो एक्सपर्ट्स, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स, उनको बुला करके हम लोग पोटेंशियल को निकालें। जैसे कि निडजैम एक ग्लोबल लेवल का सबसे लार्जेस्ट टैलेंट हंट प्रोग्राम है एथलेटिक्स के लिए, जिसको बोलते हैं नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट। इसमें करीब 600 जिला, पूरा भारत का 600 जिला बिहार पहुंची हुई थी, और उनमें से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और उसमें से हमारा 63 बच्चे, बिहार के 63 बच्चे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए और कोचिंग कैंप के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एंड दूसरा ये है कि हम लोग रग्बी में, कबड्डी में, वेट लिफ्टिंग में, फेंसिंग में और वॉलीबॉल में ओपन ट्रायल्स हर जगह करा करके हम लोग एक अच्छी टीम सेलेक्ट करके हम लोग कोचिंग का भी हम लोग काम शुरू कर दिए। उसका नतीजा ये मैं कहना चाहूँगा, ये इतिहास है 23 साल के बाद वॉलीबॉल खेल में हमारा 3 बच्चे इंडियन कोचिंग कैंप में सेलेक्ट हुए हैं, और उस 3 बच्चे में कल की सूचना के अनुसार एक बच्चे अनुज सिंह इंडियन टीम में शामिल भी हो गए, और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए जा रहे हैं वॉलीबॉल में। ये बहुत बड़ी बात, ये इतिहास है। जी। और इसी आगे हम बढ़ेंगे तो रग्बी में हमारा बिहार के बेटियां, आज की तारीख में 5 बेटियां इंडियन टीम में सेलेक्ट होकर के कैंप में कोचिंग कर रही है। अब उस 5 में 3 सेलेक्ट होगी, 2 सेलेक्ट होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा उम्मीद है 2 से ज़्यादा हमारा बिहार के बेटियां सेलेक्ट हो जाएगी, तो वो लोग भी इंडियन टीम रिप्रेजेंट करके एशियन गेम्स खेलने जाएंगे। मेरा जानकारी के अनुसार पिछले 30 साल में बिहार से कोई एशियन गेम्स खेलने नहीं गया है। यदि हमारा ये 3 बच्चे चले जाएंगे तो बहुत बड़ा एक उपलब्धि होगी हमारे लिए। सिमिलरली फेंसिंग में आकाश, जो तलवारबाजी, बहुत लोग विश्वास नहीं करते बिहार में तलवारबाजी और रग्बी तो हम बोलते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि सर ये तो अमेरिका में खेला जाता है, और बिहार में वो भी लड़कियां। आप लोगों को देखना चाहिए हमारा रग्बी का, ग्रामीण इलाके के बच्चियां कैसे रग्बी खेलती है, क्या बात, मतलब देखने की बात है। हमारे बात पर अब मत आइए, हमारा मैदान में आइए, अब देख लीजिए कैसे खेलती है हमारा बच्चियाँ। और मैं फेंसिंग की बात कर रहा था, तलवारबाजी, आकाश, आज आकाश भी इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गया है फेंसिंग में, तलवारबाजी में, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जा रहा है, और वो भी एशियन गेम्स का एक अंग, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है। तो हमारा जो लक्ष्य है 2028 ओलंपिक्स में हमारा बिहार के कम से कम एक बच्चे या बच्ची इंडियन टीम में शामिल हो जाए ओलंपिक्स खेलने के लिए, उस ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज उसका सीडी है आपको कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, फिर ओलंपिक्स। अब देखिए 1.5 साल के अंतराल में
मुझे लगता है इस बार जो चाइना में एशियन गेम्स होगा सितंबर में, बिहार के, यदि मेरा आंकड़ा सही है और मेरा उम्मीद यदि सही है, तो मेरा बिहार का 5 बच्चे एशियन गेम्स पहुंच जाएंगे इसी साल। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस है और बहुत बड़ा उपलब्धि है। सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। बात थी कि उनको सही प्लेटफॉर्म मिले, उनको सही दिशा मिले जो आप लोग दे रहे हैं। सर आपने बेटियों की बात की और बेटियों को काफ़ी आगे बढ़ चढ़ करके पदक लेकर आती हैं हमारे स्टेट के लिए। सरकार किस तरीके से मदद करती है बेटियों के लिए? ये सिर्फ बेटियों के लिए भी नहीं है, सारा खिलाड़ियों के लिए अभी बहुत बड़ा एक योजना लागू किया गया, जिसके बारे में मैं हर बार बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ। मेडल लाओ, नौकरी पाओ। क्या बात है। ये एक योजना है। जी जी। पहले क्या होता था, मेडल जीतने के बाद विज्ञापन के लिए इंतजार करता है, फिर अप्लाई करना है, फिर ट्रायल्स लेना है, फिर बहुत सारा प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया, उसमें 1 साल 2 साल 3 साल लग जाता है नौकरी मिलने पर। आज की तारीख में बिहार सरकार निर्णय ले लिए हैं, भैया ऑलरेडी जब बच्चे ने अपना हुनर दिखा के मेडल हासिल कर ही लिया, बिल्कुल बिल्कुल, तो मेडल, बस जैसे मेडल लेके आते हैं उनको तुरंत नौकरी मिल जाना चाहिए। तो इस और हम लोग काम किए हैं। पिछले महीना हम लोग जो भी मेडल पिछले 3 साल से लोग जीते हैं, उनका हम लोग वेब पोर्टल खोल के मंगवा लिए हैं। और हमारा कोशिश है कि अगस्त 29 को जो नेशनल स्पोर्ट्स डे, जिसमें खेल सम्मान समारोह होता है, उसमें बच्चे को जो क्वालिफाई करते हैं उनको नौकरी देने का प्रावधान है और नौकरी देने का हम लोग पूरा प्रोसेस में हैं। और ख़ास बात यह है कि हमारे इस बार बच्चे को नेशनल इंटरनेशनल लेवल मेडलिस्ट को गेजेटेड रैंक डीएसपी बनने का भी प्रावधान है। और मेरे विभाग में डीएसपी ऑफिसर डीएसपी बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं जी। और सिविल साइड में एसडीओ बन सकते हैं। तो गेजेटेड रैंक का पोस्ट मिलने का भी पूरा प्रावधान किया गया है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि खिलाड़ियों को इससे ज़्यादा प्रोत्साहन का मतलब मोटिवेशन का जरूरत। बिल्कुल। तो जो बात आपने कही, आपने कहा कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, तो सही बात यह है कि ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है उन खिलाड़ियों के लिए जो खेल से प्यार करते हैं, जो खेल को अपना जीवन देते हैं। क्योंकि बहुत बार ये सवाल मन में आता भी है, और अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ, वहाँ पर भी अभिभावकगण भी ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा खेलेगा तो आखिर करेगा क्या। तो फिर उसका जवाब हमारे पास है और खिलाड़ियों के पास भी अब है। जैसा आपने कहा कि अगर आप मेडल लेकर आते हैं तो आपकी नौकरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, और इस तरीके से आप अर्थोपार्जन भी कर पाएंगे। एक सवाल जो होता है कि मेरी जीविका कैसे चलेगी, खेल में अगर जाता हूँ तो मैं क्या कर पाऊँगा, तो इस सवाल का जवाब उन्हें मिल जाता है। और एक बहुत अच्छी कोशिश, मैं सराहना करूँगी इस चीज़ के लिए आप की कि इस तरीके का जो ये प्रोत्साहन है वो लेकर आप आ रहे हैं। आपने जब जिक्र किया बहुत सारे खेलों के बारे में, आपने कहा, आपने रग्बी के बारे में कहा, आपने तीरंदाजी के बारे में कहा, तलवारबाजी का जिक्र किया आपने। कुछ ऐसे खेल हैं सर जो हमारे यहाँ बड़े पारंपरिक हैं। मैं बात कर रही हूँ कबड्डी की, खो खो की, जो गांव-गांव में बच्चे खेलते रहते हैं और एक अलग सी प्रतिभा है हमारे खिलाड़ियों के पास। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे वो आ सकते हैं आगे, अपना जो ये हुनर है उसे कैसे निखार सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस खेल में क्या कर रहे हैं। ठीक है, 3 गेम के बारे में बताएंगे जरूर, जो बिहार में ज़्यादातर लोग खेलते हैं और पॉपुलर गेम माना जाता है जी। एक जो आप कबड्डी के बारे में बात की है, दूसरा वॉलीबॉल, तीसरा कुश्ती, रेसलिंग। ये हमारा पारंपरिक खेल माना जा सकता है रेसलिंग को। तो कबड्डी में अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल के अंत तक आप लोग सुने होंगे, जैसे क्रिकेट में आईपीएल होता है जी, बहुत बड़ा इवेंट है वो। तो इस बार कबड्डी प्रीमियर लीग यहाँ पर होने का सारा संभावना है और उस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस दिसंबर में कबड्डी प्रीमियर लीग होगा। तो उसमें जितना भी हमारा बच्चे टैलेंटेड बच्चियाँ हैं, तो सब लोग को हम टैलेंट निकालेंगे। और आज की तारीख में कबड्डी का टैलेंट हम हर जगह ढूंढ के निकालते ही हैं। उसमें कबड्डी एसोसिएशन का लोग भी शामिल हैं। और सिमिलरली आप एक और गेम की मैं बात कर रहा था, रेसलिंग का। कुश्ती में आज की तारीख में हमारे बच्चे आज तक पिछले 20 साल से
आप पटना से निकलिएगा मोकामा तक पहुंचिएगा, उसमें कम से कम 7-8 अखाड़ा ही हैं, बहुत पुराना अखाड़ा है, मतलब 1920 का 1910 का आज भी चलता है, लेकिन मिट्टी पर खेलते हैं लोग। लेकिन आज की तारीख में रेसलिंग तो मिट्टी पर नहीं होता, मैट पर होता है। तो हम लोगों ने वहाँ जा करके उस बच्चे से मिलके मैट प्रोवाइड करके उन लोगों को आगे बढ़ने की दिशा में हम लोग सहयोग कर रहे हैं। तो इसका भी। और तीसरा वॉलीबॉल की मैं बात किया हूँ, वॉलीबॉल बहुत ज़्यादा खेलते हैं हमारे बच्चे, खास करके बेगूसराय, भागलपुर, छपरा, बक्सर, ये सब जिला में। तो इस बार हम लोग IPL के दर्जे पर वॉलीबॉल प्रीमियर लीग स्टेट लेवल पर करने जा रहे हैं, ताकि हमारा वॉलीबॉल का बच्चे को भी एक मौका मिले। एक अब जो भी उस टीम को खरीदेंगे तो उस बच्चे को रेम्युनरेशन मतलब पैसा भी मिल जाता है, एक खेलने का मौका भी मिल जाता है। तो इस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से खेल हैं जिस पे आप लोग ध्यान देते हैं? और खासकर अगर कल की बात की जाए तो कल जस्ट शतरंज दिवस मनाया गया, तो ऐसे कौन कौन से खेल हैं जिस पे आप लोग ध्यान दे रहे हैं और क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पहले मैं शतरंज दिवस खास करके इंटरनेशनल चेस डे, अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल विश्व शतरंज दिवस हमने मनाया था कल। तो बहुत अच्छा एक प्रयास हम लोगों ने किया कल। बिहार स्कूल ऑफ चेस का उद्घाटन कल किया गया है। क्या बात है। या पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और वहाँ एक चेस का एकेडमी हम लोग खोल दिए, ताकि चेस जिनको भी सीखने को मन है या खेलने को मन है वो आप वहाँ आ जाइए और वहाँ आप खेल सकते हैं। आपको सिखाने के लिए टीचर्स उपलब्ध रहेंगे। तो ये एक प्रयास हुआ। और एक और खासियत बात यह है, इसका उद्घाटन करने के लिए ग्रैंड मास्टर प्रवीण तिप्से साहब महाराष्ट्र से चल के आए थे। और दूसरा बहुत बड़ा शख्सियत है ये चेस में, एशियन चेस फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट भरत सिंह चौहान जी भी आए हुए थे। जबकि इंटरनेशनल चेस डे था, उन लोगों को बहुत जगह पर आमंत्रण हुआ होगा, लेकिन वो लोग खास करके बिहार में बुलाने पर आए हैं। इसकी अर्थार्थी ये है कि वो लोग भी देख रहे हैं बिहार में टैलेंट है, तो वहाँ जाने पर चेस को डेवलपमेंट कर सकते हैं। बिहार के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है ये। जी जरूर। तो अब दूसरी गेम की यदि मैं बात करूं तो एक है सेपक टाकरा, जिसके नाम भी बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है। वो सिंपल है, सेपक टाकरा मलेशिया का नेशनल गेम है। सिंपल तरीके से मैं समझाऊं तो वॉलीबॉल हाथ से खेला जाता है, ये छोटा सा बॉल है, उसको पैर से खेला जाता है। वॉलीबॉल जैसा ही है, लेकिन प्लेड विथ लेग्स। हेड यूज़ कर सकते हैं, पैर यूज़ कर सकते हैं, हाथ नहीं छू सकते हैं। तो ये एशियन गेम्स का एक पार्ट है। तो इस गेम में हम लोगों ने बहुत ध्यान दिए पिछले 1 साल से। तो उसमें से एक बच्चा बॉबी आज इस वक्त वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल रहा है इंडियन टीम में शामिल होकर के, और वो बच्चे एशियन गेम्स में भी सेलेक्ट होंगे, तो वो भी जाएंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। हमारा सिद्धांत सीधी है मैम, कि हम इतना ही देखते हैं, मेडल इज ए मेडल, चाहे वो सेपक टाकरा से मेडल आवे या कबड्डी से आवे या रग्बी से आवे या एथलेटिक्स से आवे, हमारे लिए, हमारा बिहार सरकार के लिए मेडल ही मेडल है। मतलब मेडल टैली में गिनती करता ही है वो। सो इसलिए हम ऐसा गेम को हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास पोटेंशियल है और हम मेडल जीतने का चांसेस ज़्यादा है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तीसरा गेम यदि मैं बोलूँगा तो ड्रैगन बोट, ये एक वाटर स्पोर्ट है। तो आप लोग सबको पता है कि वाटर स्पोर्ट में केरला सबसे आगे रहते हैं, बिकॉज उन लोगों का कल्चर ही ऐसा है नाव चलाने का बैक वाटर्स में। लेकिन ड्रैगन बोट हम लोग मोतिहारी में, मोती झील में बच्चे लोगों को 1 साल से कोचिंग कैंप लगा के प्रैक्टिस कराए थे। इस साल नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में बिहार का टीम 6 गोल्ड मेडल जीती है और 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, और टोटल चैंपियनशिप हम लोग जीते हैं। और खासियत बात यह है कि हम केरला को बीट किए हैं ड्रैगन बोट में। और हमारा 19 बच्चियाँ वर्ल्ड ड्रैगन बोट चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुए हैं, 19 बच्चियाँ। ये है हमारे खिलाड़ियों की अलग ताकत, अलग हुनर। निहारिका, ऐसा नहीं लग रहा सर के चेहरे पे वो चमक दिख रही है जब बच्चे इतना अच्छा करते हैं, तो जो गुरु होता है वो खुश होता है। और सर ये आपके चेहरे पे दिख रहा है कि कितनी खुशी हो रही है जब बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं। जी। और एक और मैं भूल गया बोलने के लिए, हमारा पैरा एथलीट्स जो डिफरेंटली एबल्ड है बच्चे, जिसको पैरा ओलंपिक्स में खेलना पड़ता है, पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में, आज की तारीख में शैलेश एक हमारा जमुई के बच्चे हैं, वो हाई जंप में पेरिस में पिछले हफ्ते
वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप, एथलेटिक चैंपियनशिप में हाई जंप में सिल्वर मेडलिस्ट है। अच्छा। हाँ, वो जब आए थे उनको मैं रिसीव करने गया था, उनसे मैं पूछ रहा था कि अब तुमको क्या चाहिए, बताओ, नौकरी तो तुमको मिल ही जाएगा, सरकार दे ही देंगे, बिकॉज वर्ल्ड चैंपियनशिप का तुम मेडलिस्ट हो। तो वो बोले सर हमको अभी नौकरी नहीं चाहिए, हमको ओलंपिक्स पहुंचना है। तो ये सुन के मेरे को भी अच्छा लगा कि सर हमको ओलंपिक्स में मेडल मारना है। तो अब ये ऊर्जा यदि आ गया हमारा खिलाड़ियों में तो काम बन गया है। हाँ, तो इसी टाइप का 2 बच्चे गए थे वर्ल्ड पैरा समर ओलंपिक्स में। हाँ, वो लोग गए थे जर्मनी गए थे। तो वहाँ से भी तो एक बच्चे 2 इवेंट में मेडल जीत करके आए हैं। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारा पैरा एथलीट भी जो डिफरेंटली एबल्ड है, हाँ, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है हम लोगों की। अच्छी बात ये लगी कि आपने बहुत चीज़ें बताई, अपने कुछ ऐसे गेम्स के बारे में भी कहा जो बहुत लोकप्रिय नहीं हैं, वहाँ पर भी हमारे प्रांत में काम हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगी। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स में आपने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने केरला को भी बीट किया और पदक अपने नाम किया, यानी वाटर स्पोर्ट्स में भी आप काम कर रहे हैं। कुछ और गतिविधियाँ भी कर रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स में, जैसे आपने ड्रैगन बोट के बारे में कहा, जो एक खेल आप जी, हम लोग अभी इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं। जी, हम अभी प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है बांका जिला में एक बहुत बड़ा झील है, डैम है, तो वहाँ एक वाटर स्पोर्ट्स का एकेडमी खोलने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग बिन उस खेल का संबंधित जो डोमेन एक्सपर्टीज जो भी है, उन खास करके मध्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट का बहुत बड़ा एकेडमी है, तो उन लोगों से मिलके हम एक MOU साइन करके उनके साथ कोलैबोरेशन करके एक वाटर स्पोर्ट एकेडमी खोलने का हम लोग आगे प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी मेरे को कहना ज़रूरी है, स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 में हमारा उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया था स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खोलने का। बिकॉज खिलाड़ी को तो चोट लगता ही है, तो उनको तो ट्रीटमेंट करना ही है, तो यहाँ स्पोर्ट्स डॉक्टर्स का कमी है और स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक का कमी है। तो उनका ऐलान किया गया था। आज हमारे साथ चेन्नई से, दिल्ली से स्पोर्ट्स डॉक्टर्स और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट आए हुए हैं। उन लोगों के साथ हमारा मीटिंग है और हमारा उम्मीद है 15 अगस्त के पहले, इसी साल 15 अगस्त के पहले हम एक स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक LNJP हॉस्पिटल जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का शास्त्री नगर में, वहाँ स्पोर्ट्स इंजरी का क्लिनिक खुलने का पूरा उम्मीद है 15 अगस्त के पहले। ये भी बहुत बड़ी एक मतलब आप लोग हर एस्पेक्ट से आप लोग काम कर रहे हैं जी बच्चों के लिए। जी सर, आपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि जो कोच होते हैं वो बहुत आप लोग बाहर से मंगाते हो, थोड़ी दिक्कत होती है। अभी के समय में अगर कोच की बात की जाए, जो फिजिकल कोच होते हैं, उनकी नियुक्ति आप लोग कैसे करते हैं और किस तरीके से इसमें वृद्धि हुई है, या जो आना चाहते हैं इस क्षेत्र में एज अ कोच, उनको क्या कुछ राय देना चाहेंगे? जी, पिछले बार मैं ज़रूर बोला था कोचेस का कमी है, आज भी वो कमी है। आज भी हमको बाहर से ही कोचेस को हम बुला करके ट्रेनिंग करा रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक अच्छा काम हम लोगों ने किया है। NIS पाटियाला, बैंगलोर, कलकत्ता, जहाँ कोचेस का कोर्सेस होता है, ट्रेनिंग होती है, डिप्लोमा कोर्सेस होता है कोच बनने का। तो वैसे 24 खिलाड़ी जो कोच बनने लायक हैं वो एग्ज़ाम लिख के पास कर चुके हैं। अच्छा। तो हमारे बिहार के बच्चे विन गेम में उन लोगों का सारा कोर्स फीस, हॉस्टल फीस, सब कुछ अकोमोडेशन सारा बिहार सरकार स्पॉन्सर कर रही है। तो 24 लोगों को हम लोग कोचेस बना रहे हैं। तो 1 साल के बाद मेरे पास 24 कोचेस शामिल हो जाएंगे। तो ये एक क्रमिक विकास जिसे हम कहेंगे, दूरदृष्टि कहा जाए कि अगर कोच की कमी है तो हम अपने खिलाड़ियों को क्यों नहीं ट्रेनिंग दें, ताकि वो फिर हमारे प्रांत में आकर के जो हमारे नए खिलाड़ी हैं उन्हें कोचिंग दे सकें। जी। और साथ साथ खेल प्राधिकरण में 300 पद का स्वीकृत सृजन करने का प्रोसेस में है। वो जैसे हो जाता उसमें 100 लोगों का कोचेस का पद अलॉटेड है, तो 100 कोचेस का नियुक्ति हमको करना ही है। और उसके अलावा खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स 33 जिला में खुला जा रहा है, वो भी अगस्त महीना में ही। तो 33 कोचेस वहाँ भी हम नियुक्त करेंगे। तो कोचेस का भी दरवाज़ा अब
खुल रहा है। जी जी। तो जो खिलाड़ी आमतौर पर इस शिकायत भी रखते हैं कि हमें वो कोचिंग नहीं मिल रही है या हमें सीखने में असुविधा हो रही है, कुछ ही दिनों के पश्चात जो ये समस्या है वो भी दूर हो जाने वाली है। मैं थोड़ी जानकारी अपने दर्शकों के लिए चाहूँगी, खेल विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई बातें हैं, किस मुकाम पर है और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? खेल विश्वविद्यालय के मामले में हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र खेल विश्वविद्यालय शुरू हो जाए, तो उनकी निर्देशानुसार हम लोग फास्ट ट्रैक मोड पर काम कर रहे हैं। मेरा उम्मीद है इस साल के अंत तक वहाँ स्पोर्ट्स विद्यालय काम करना शुरू हो जाएगा राजगीर में। उसके लिए जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना है वो सब बन के खड़े हो रहा है, और वाइस चांसलर का नियुक्ति और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो भी नॉमिनेशन करना है वो सब कार्य बहुत फास्ट ट्रैक में चल रही है। मेरा उम्मीद है 2024 शुरुआत में बिहार में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विल बी ए गिफ्ट टू एवरीबॉडी फ्रॉम द बिहार गवर्नमेंट। बहुत सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये जो भी खिलाड़ी उनके लिए। सर बात करेंगे, अगर आप जिस तरीके से काम हो रहा है और विकसित हो रहा है हमारा बिहार, अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जिस पे आप लोग जानते हैं बेहतर। डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, लेकिन अगर चुनौतियों की बात की जाए तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पे आपको लगता है कि वो हमारे खिलाड़ियों को जानने की ज़रूरत है और किस तरीके से काम होता है इस पे? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत हम जो महसूस कर रहे हैं इस 1.5 साल में, ये जानकारी मुझे बच्चे से बात करने से मिलती है और हम भी क्षेत्र में घूमते हैं तो पता चलता है। स्कूल में गेम्स पीरियड होता है, पीटी पीरियड होता है, तो हम लोगों के समय में हम इंतज़ार करते हैं उस पीटी पीरियड और गेम्स पीरियड के लिए कब वो पीरियड आएगा, और जैसे घंटी बजता भाग के जाके हम ग्राउंड में खेलते हैं। लेकिन आज की तारीख में बच्चे लोग ये बोल रहे हैं, सर गेम्स पीरियड में हमें खेलने नहीं दे रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस हो जा रहा है, चाहे मैथ्स का हो या साइंस का हो, जो भी हो क्लासेस हो जा रहा है। तो गेम्स पीरियड सही ढंग से वो इस्तेमाल नहीं क्रिएट हो रहा है या नहीं इस्तेमाल हो रहा है, नहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पर हमको विशेष हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि गेम्स पीरियड गेम्स का ही रहे, उसमें किसी और सब्जेक्ट पढ़ा नहीं जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है, बहुत सारे पेरेंट्स का मन में ये सोच है कि खेल के क्या करेगा, कहाँ तक पहुँचेगा। भैया उसी में तो हम अभी थोड़ी देर पहले ही बताए हैं, खेल के भी आपके बच्चे डीएसपी बन सकते हैं, खेल के भी आपके बच्चे इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, डीएसओ मतलब वर्दी पहन सकते हैं। तो खेल के माध्यम से भी उनको नौकरी मिल सकती है। तो बिंदास, यदि आपके बच्चे खेल में उनका हुनर अच्छा है और वो खेलना चाहता है या चाहती है तो उनको खेलने दीजिए, उनको रोके खेल के माध्यम से भी उनकी लाइफ बन सकती है। सर बात कर रहे थे खेल की, अगर हम ट्रेनिंग की बात की जाए, खासकर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से? हाँ बिल्कुल, आप सही सवाल पूछे हैं कि बिहार सरकार मुझे एक निर्देश भी दिया है कि जो हमारे बच्चे हुनरदार हैं और इंटरनेशनल लेवल में वो मेडल जीत सकते हैं तो उनको विदेश भेज करके ट्रेनिंग कराने के लिए भी निर्देश मुझे प्राप्त है। तो उस निर्देश के अनुसार आज की तारीख में 2 खिलाड़ियों को हम लोग विदेश भेज के ट्रेनिंग करा रहे हैं। एक तलवारबाजी में हर्ष को हम लोग पेरिस भेजे हुए हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और दूसरा हमारा एकलौता अर्जुना अवार्डी है जो श्रेयसी सिंह मैडम, जो विधायिका है जमुई का, वो शूटिंग में चैम्पियन है। तो उनको और आगे बढ़ने के लिए हम लोग इटली भेज के ट्रेनिंग करा रहे हैं। उसमें दोनों खिलाड़ियों को लगभग 10-15 लाख खर्चा पर हम लोग दोनों खिलाड़ियों को विदेश में ट्रेनिंग करा रहे हैं, और विदेशी कोचेस को यहाँ हायर करके बुला के भी हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं। रग्बी में हम करा ही रहे हैं साउथ अफ्रीका से कोचेस बुला करके, और नॉट ओनली विदेश, सभी लोग जानते हैं पुलैला गोपीचंद, वो बैडमिंटन का एक बहुत बड़ा हस्ती है आज की तारीख में, उनका ही क्रिएशन है। साइना नेहवाल हो, पीवी सिंधु हो, सारे उनका बच्चे हैं। तो आज की तारीख में गोपीचंद जी स्वयं बिहार आए हुए थे। अच्छा। और सिलेक्शन वो खुद ट्रायल्स करा करके हमारा 15 बच्चे को सेलेक्ट करके अपना
गोपीचंद एकेडमी हैदराबाद में लेके गए हैं, तो वहाँ हमारा बिहार का 15 बच्चे बैडमिंटन सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है आज से 5 साल के बाद जैसे हैदराबाद से इतना बैडमिंटन प्लेयर्स पैदा हो रहे हैं, तो हमारा बिहार से भी बैडमिंटन प्लेयर्स अच्छे से पैदा होंगे। तो जी और यही करने की ज़रूरत भी है। जो प्रतिभा है हमारे खिलाड़ियों के पास, उनको अगर हम थोड़ा सा निखार दे दें, थोड़ी सी एक अच्छी सी ट्रेनिंग दे दें, तो वो हमारे प्रांत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जा सकते हैं। और ये काम आप बखूबी कर रहे हैं, जिस तरह की जानकारी आज कार्यक्रम में आप दे रहे हैं। एक सवाल जो आपसे जानना चाहूँगी, महिलाओं के लिए जो हमारी सरकार है या जो लड़कियां हैं, जो खिलाड़ियां हैं, उनके लिए बहुत कुछ कार्य किए जा रहे हैं, कई योजनाएं भी हैं। कभी कभी जो महिलाएं होती हैं उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं या खेल में निपुण भी होती हैं, पर उनकी शादी हो गई, घर गृहस्थी है, क्या करूं, ये सारे सवाल आते हैं। क्या इस और कुछ प्रयास कर रहे हैं आप? हम लोग इस पर 2-3 दिन पहले ही चर्चा कर रहे थे कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको हम कैसे खेल में लेके आवे। जब वो आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपने बच्चे को भी खेल में लेके आएंगे। तो एक ये हम लोग सोच में लगे हुए हैं। तो एक सोच ये है, उसको जल्दी हम अमल करने जा रहे हैं। स्मार्ट गर्ल एंड एस्टैब्लिश्ड वुमेन कॉन्टेस्ट, उसमें हम छोटा सा गेम से ही शुरू करेंगे, चेस से ही शुरू करेंगे, कैरम बोर्ड से शुरू करेंगे। अच्छा। जो सारे महिलाएं अपने घर में खेलते ही हैं कैरम बोर्ड और चेस खेलते ही हैं, शतरंज खेलते ही हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरा बिहार में एक चेस टूर्नामेंट और कैरम बोर्ड टूर्नामेंट हम शुरू करें फॉर मैरिड वुमेन, ताकि वो आकर के खेल में शामिल हो जाएं। तो ये एक हमारा एक प्रयास है, खास प्रयास उन महिलाओं के लिए जो विवाहित हैं और खेल का हुनर उनके पास है। पर वो निकल नहीं रहा है, तो हमें सामने लाने की ज़रूरत है। और ऐसे जो कॉन्टेस्ट अगर आप करेंगे तो बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं आएंगी जिनके हुनर को शायद हम अब तक नहीं जानते हैं। अच्छी जो महिलाएं जो देख रही हैं उनके लिए बहुत आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है आपको हमारे सर की तरफ से और सरकार की तरफ से। सर, सरकार की तरफ से जो फिट इंडिया और खेलो इंडिया का एक मुहिम चला है, जिसे आपने महिलाओं की बात की कि उनको भी आप इस क्षेत्र में लाना चाह रहे हो और काफ़ी फिट रखने की कोशिश की जा रही है, और वो भी इस क्षेत्र में आए, अपना वो समय दें और इसमें आगे बढ़ें। इसके लिए कैसे देखते हैं आप कि एक इंसान को फिट रहने के लिए या फिर एक किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए कितना ज़रूरी होता है? फिटनेस आज की तारीख में बहुत 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 ज़रूरी है। आप जब फिट रहेंगे तभी आप खुश रह पाएंगे, आपका दिमाग भी तभी अच्छे से काम कर पाएगा। जितना भी धन दौलत जो भी आपके पास रहे, यदि आप फिट नहीं रहेंगे तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। छोटा सा सिर दर्द हो जाने पर हमारा हालत ख़राब हो जाता है। तो तो आप फिट रहने से दुनिया घूम सकते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं। तो जब तक आप फिट नहीं रहिएगा कहाँ चल के जा पाएंगे। तो ये फिटनेस खाली बच्चे के लिए नहीं है, हर एज ग्रुप के लिए ये फिटनेस का बहुत बहुत ज़रूरी है। और आगे हमारा भी प्लान ये है कि बाकी हर एज ग्रुप और हर जेंडर को कैसे हम इसमें शामिल करके फिटनेस प्रोग्राम एक चलाने का भी हम लोग डिस्कशन स्टेज में है। हमारा कोशिश है 2024 से सारे लोगों को इस फिटनेस मूवमेंट पर शामिल कराने का। जी। और सर, अब बात करूँगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। हमारे खिलाड़ियों की जानकारी के लिए आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमारे बिहार प्रांत में कहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं? जी, इंडोर गेम्स के लिए आज की तारीख में 30 जिला में खेल भवन बन चुका है। अच्छा। वो 3 तल्ला का खेल भवन बना हुआ है। तो इंडोर गेम्स जो भी हो, आपको फेंसिंग हो, कबड्डी हो, रेसलिंग हो, और आपको टेक्वांडो, मार्शल आर्ट्स जो भी हो, कराटे, जूडो, और इस तरह का इंडोर गेम्स जो भी हो, उसके लिए 33 जिला में खेल भवन बना है और कम से कम 20 जिला में उद्घाटन भी हो चुका है और बच्चे लोग खेलना शुरू कर दिए हैं। और आउटडोर गेम्स के लिए पूर्णिया में नया एथलेटिक ट्रैक बन के खड़ा हो गया, और सबौर में, भागलपुर सबौर में एक स्विमिंग पूल बन के उद्घाटन की स्टेज में है, और पटना में भी एक स्विमिंग पूल ओलंपिक साइज़ का बन रही है। तो हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे पैदा हो रही है, मतलब खड़ा किया जा रहा है। और राजगीर में तो बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स एकेडमीज भी बन रही है। और साथ साथ हम लोग मुंगेर, गया, कटिहार
और एक और ज़िला दरभंगा। ये सब 4 जिला में हम लोग छोटा छोटा स्पोर्ट्स एकेडमीज भी खोलने का प्रोसेस में हैं। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम लोग ज़रूर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे। और खास बात, एक और बात ये है कि आज तक बिहार में हॉकी खेलने के लिए एस्ट्रोटर्फ कहीं नहीं है। अच्छा। लेकिन एस्ट्रोटर्फ का आज अभी प्रावधान हो चुका है और पैसा भी शीघ्र अलॉटमेंट होने जा रहा है। उसके लिए जो भी प्रोसेस करना, प्रोसेस करके मेरे द्वारा सबमिट कर दिया गया है। तो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है। हमारा फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जो राजेंद्र नगर में है, वहाँ पहला एस्ट्रोटर्फ बिहार का एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का विथ फ्लड लाइटिंग हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि हॉकी प्लेयर्स को भी एक अच्छा मौका मिले। पूरे क्षेत्रों में मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। हाँ सर, अगर बात की जाए बच्चों की, अगर कोई बच्चा फीस या महंगे उपकरण को वहन नहीं कर सकता है, उनके लिए क्या कुछ मदद करती है सरकार, या क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? ठीक है, अगेन मैं उदाहरण के माध्यम से ही आपको ये जवाब दे सकते हैं। एथलेटिक्स में आज की तारीख में हमारा 20 से 24 बच्चे नेशनल लेवल तक पहुंच गए हैं। कुछ लोग उसमें मेडलिस्ट भी हैं। तो वो सारे बच्चे को हम खेलने का जो स्पाइक्स होते हैं, तो एक एक विशेष शूज़ स्पाइक्स, तो वो एक स्पाइक्स कॉस्ट होता है 20,000, 21,000, 15,000, तो वो नहीं दे पाएंगे। तो उन बच्चे को हम लोग खरीद के उनको दे रहे हैं। सिमिलरली फेंसिंग की बात हम करूं, फेंसिंग का सारे उपकरण, फेंसिंग का पूरा किट आप देखे होंगे, तलवारबाजी खेलने के लिए इतना सारे किट्स, हेलमेट, ये वो पोशाक और डिफरेंट टाइप्स का तलवार होते हैं। तो आज की तारीख में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और मोतिहारी का खेल भवन में फेंसिंग का एक एकेडमी खोल के सारा इक्विपमेंट्स, पोशाक सब दिए हुए हैं, ताकि अब वो शिकायत या अब वो कमी महसूस नहीं करेंगे। और कोई भी गेम, फुटबॉलर हो, वॉलीबॉल, सबको जितना बॉल्स चाहिए सब बॉल्स हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज की तारीख में ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये शिकायत या ये कमी दूर हो रही है। ध्यान दे रहे हैं आप इस क्षेत्र में। जिन खेलों में ऐसे कॉस्टली जो उपकरण हैं उसे मुहैया कराया जा सके, जो खेल केंद्र हैं वहाँ पर आकर के खिलाड़ी उसे प्रयोग करें, सीखें, तो उनके लिए सरलता हो जाएगी। एक और सवाल जो अभी के माहौल में शायद बहुत ज़रूरी मुझे लगता है, जो हमारे बच्चे हैं वो ऑनलाइन गेम्स की एक दुनिया सी हो गई है टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ। पर कहीं ना कहीं जब आप परिवार का माहौल देखेंगे तो दिखता है बच्चे हैं तो अगर फुर्सत के क्षण हैं तो बस ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, तो ये उनके लिए नुकसानदेह भी है। आगे बढ़ूंगी तो समाज के लिए भी नुकसानदेह है। क्या इस ओर कुछ प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जो टेंडेंसी है वो रुके? इसकी दोष मैं ठहराऊंगा खुद पेरेंट्स का। मतलब माँ बाप पहले मोबाइल देखना बंद करें, मोबाइल में खेलना बंद करें और मोबाइल में लगा रहना बंद करें, बिकॉज आपसे बच्चे आप ही से सीख रहे हैं। तो आज की तारीख में मेरा जानकारी में है 10 महीना के बच्चे, 11 महीने के बच्चे जब रोने लगता है तो माँ उनके हाथ में मोबाइल दे देती है ताकि वो चुप हो जाए। तो इसमें बच्चे को हम दोष नहीं ठहराएंगे। तो पहले हम अपने आप को सुधार लें। और दूसरी बात यह है कि अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है, तो हर फील्ड में पुलिसिंग में भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है, प्रयोग हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, मशीन लर्निंग का प्रयोग हो रहा है। तो आज की तारीख में स्पोर्ट्स में भी आपको टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होके एक नया गेम इंट्रोड्यूस हो गया, ई स्पोर्ट। हाँ, वो ऑनलाइन गेमिंग से हट के है। वो ई स्पोर्ट आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है। तो मेरा प्रयास ये है, एक यूनिव स्पोर्टाटेक करके एक एजेंसी है, तो वो जो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है वो ई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनके साथ हम लोग MOU टाइप साइन करा के स्टेज वाइज हम लोग हर स्कूल में ई स्पोर्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ताकि बच्चे वो जो ऑनलाइन गेम को भी एक सकारात्मक तरीके से उसको खेले, ताकि उसके माध्यम से वो मेडल जीते, उसके माध्यम से भी उसको नौकरी मिले। एक उसमें भी एक रास्ता खुल जाएगा। तो ई स्पोर्ट के माध्यम से हम बच्चे को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि ई जो स्पोर्ट्स है उसकी उसकी तैयारी चल रही है।
सर प्रतिभा की कमी नहीं है, और जैसा कि आपने बोला कि जो अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, इस तरीके से मोबाइल फ़ोन जो आजकल चल रहा है, प्रतिभा कहीं ना कहीं मरता है। एक प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन अगर ज़मीन से लेकर के आसमान तक अगर दूरी तय करनी हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि सामाजिक और जो पारिवारिक है वो संबल मिले। जी जी। तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी होता है सामाजिक और पारिवारिक संबल होना? बहुत ज़रूरी है। एवरीबडी शुड कम टुगेदर, ये सब लोगों को एक साथ आना होगा। पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स, और यदि खेल की मैं बात करूं तो फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स, और कॉलेज का यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स, और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, और सरकार। तो ये सब लोग जब तक हम मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो आगे बढ़ना बड़ी मुश्किल है। और इसमें एक और भी बात है कि गांव को भी मदद करना चाहिए। यदि किसी गांव से एक बच्ची, फॉर एग्जांपल सुहानी हमारा मोतिहारी का एक, छपरा का एक बच्ची है, वो साइकिलिस्ट है, वो नॉर्मल साइकिल चलाती थी, लेकिन आज वो इंडियन नेशनल कैंप में वो शामिल हो गई साइकिलिंग में, बिकॉज इतना फास्ट साइकिल रेस में वो इतना मेडल जीत चुकी है, आपको विश्वास नहीं होगा। 1 साल में वो 21 मेडल जीत चुकी है साइकिलिंग, फास्ट रोड साइकिलिंग में। तो उस बच्चे को गांव से भी सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। तो गांव को भी इस तरह का बच्ची यदि आगे बढ़ती है, उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकती है। और एक पंक्ति में कहूँ तो अगर एक खिलाड़ी आगे बढ़ता है तो सभी का सहयोग ज़रूरी है। खिलाड़ी में प्रतिभा है, आप उसे बस मौका दें, उसी तरह से परिवार, समाज और सभी का सहयोग ज़रूरी है। बहुत सारी जानकारियाँ आज कार्यक्रम में आपके माध्यम से हमें मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में शामिल होने के लिए। थैंक यू, दिल से धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा कार्यक्रम? हमें पत्र लिखकर ज़रूर बताएं। पत्र लिखने के लिए ले कलम और पेपर और लिख लें हमारा पता। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।